8 मई को कोटा में 22 साल के एक छात्र ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 11 मई को 15 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 12 मई को 17 साल के स्टूडेंट का सुसाइड। 24 मई को 16 साल के बच्चे का फांसी लगाकर सुसाइड और 27 मई को नीट की तैयारी कर रही 17 साल की बच्ची का सुसाइड। मैंने ये रियलाइज करा है कि कई बार हम जब घर में भी दाल बनाते हैं तो वो एक कहावत बन गई है कि उसे जोक में लिया जाने लगा है कि क्या हॉस्टल जैसी दाल बना दी है। तो ये लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये बैड एग्जाम्पल है। कोटा के जो एसपी हैं, जो अब वहां से रिटायर हो चुके हैं, केसर सिंह, उनका दिसंबर 2022 का बयान है कि नवंबर में यानी नवंबर 2022 में 20 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया था कोटा में। अपने क्लास में जो बच्चे नहीं आते उनकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस पेरेंट्स तक पहुंचती है, बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा उसमें एब्सेंट तो पहुंचती है। चैलेंज के रूप में ऐसे लेके चल रहा अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो करना सीखना यहाँ पर है ताकि फाइनल तक बेस्ट तैयार हो जाऊं, वो बच्चा कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाता। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। आप नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देख रहे हैं और ये नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खास सीरीज है किरदार। आज के हमारे किरदार हैं कोचिंग की इसी दुनिया को समझने में हमारी मदद करने वाले ब्रजेश माहेश्वरी। तमाम लोग आपसे परिचित होंगे, जो नहीं परिचित हैं उनके लिए कागज वाला परिचय दे देता हूं। चेयरमैन, को फाउंडर और डायरेक्टर एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप हमको ये एलन का मतलब बता दीजिए। कई लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, कोई कहता है ये स्पेलिंग दोष है, कोई कुछ कहता है। एलन का क्या मतलब है? हमारे पिताश्री का नाम है लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी। अब उसको अगर शॉर्ट में बोले तो L.N. माहेश्वरी। L.N. को एक साथ मिला के प्रोनाउंस करें तो वर्ड बना एलन, और इसकी स्पेलिंग लिखी जाए तो ALLEN, एलन। इस तरह से इंस्टीट्यूट का फादर के नाम पर नॉमेनक्लेचर हुआ। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूँगा, करीब 3-3.5 दशक पीछे। 1986-87 का साल है, कोटा का शहर है और वहाँ आपके बड़े भाई साहब हैं राजेश माहेश्वरी, जो उस समय पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। और उनका मन होता है कि यार पढ़ना तो ठीक है, पढ़ाना भी चाहिए। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? देखिए, हम लोग और फिर एक 600 रुपये महीने का कमरा है बल्लभ बाड़ी में। हम लोग जेके से बिलोंग करते हैं। जेके के अंदर जो मिस्टर वीके बंसल, वीरेंद्र कुमार बंसल थे, उनको कुछ पैरालिसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया था। पढ़ाने में उनके फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते थे। एक बच्चा पंकज सिंघल था, वो उनके पास गया, हकलाता था, दुतलाता था। ये बात 86 की है। तो उसको दुत्कार के हट हकलाता है, तुतलाता है, एकदम उसको मतलब कह दीजिए एक तरह से प्रत्याड़ित करके, डांट के, थोड़ा इंसल्ट करके भगा दिया। वही बच्चा एक दिन राजेश भाई के पास आ गया, भैया एक क्वेश्चन मैथ्स का बता दोगे? मैंने बता दिया, उसको अच्छा लगा। वापस आ गया एक दिन बाद, एक आध टॉपिक हल्का समझा दोगे? वो भी समझा दिया, पढ़ के समझा दिया। खुद भी पढ़ाई कर रहे थे पॉलिटेक्निक के अंदर। 5-7 दिन चला, वो आने लगा, ये पढ़ाने लगे। 15 दिन तक उनको धीरे लगा कि यार मजा आ रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे के साथ पढ़ाने के साथ साथ अपना पढ़ना भी चालू कर दिया, जो पढ़ाना है। उधर पढ़ाई भी कर रहे, इधर पढ़ के पढ़ा भी रहे। धीरे धीरे बच्चे उनके पास आने लगे। जेके के बच्चे बहुत थे, आने लग गए, और अपने आप ही कोई शुरुआत होनी थी तो हो गई। जब 8th में था तो मेरा एक दोस्त था राजकुमार गुप्ता, उसके छोटे भाई मनोज और अंजू। एक बार अंकल ने बुलाया, ब्रजेश दोनों पढ़ते नहीं यार, तुम इनको हल्का सा देख लोगे क्या? मैंने उनको पढ़ाना हल्का चालू किया, दोनों के आराम से फर्स्ट डिवीजन आ गई। राय से समय 10th में थे, अब आगे बढ़ रहे हैं। जब वो पॉलिटेक्निक में थे तो उनको खुद ने पढ़ाना चालू किया, तो उनको मालूम है ब्रजेश ने तो पहले ही चालू किया था, उसको शौक भी पढ़ाने का। जब वो पॉलिटेक्निक में थे, हम लोग चले गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहां जाके मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था। वहां मैं उनके लिए कुछ कह दीजिए कंसाइज नोट्स बना रहा हूँ, गेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूँ, उसको शेयर करता था। तो मेरा पढ़ाई के साथ बहुत जुड़ाव, लगाव बढ़ता चला गया।
इधर राय सर के लिए बच्चे बढ़ते जा रहे थे और हमारा 2 BHK एक फ्लैट था। जब उनकी शादी हो गई तो हम भी आते थे वहां से, तो वो फ्लैट छोटा पड़ने लगा। उनको बोला यार अपन को बाहर जाना पड़ेगा, पढ़ाई के हिसाब से कमरा दिक्कत आ रही, कहाँ पढ़ाएं। तो 18 अप्रैल 1988 को ईट एंड बल्लभबाड़ी में 600 रुपये किराए की एक जगह ली और वहां पे बड़े सबसे बड़े जो भैया थे गोविंद महेश्वरी, उन्होंने कुछ सोच समझ के, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, कागज लिया, लिखना चालू किया क्या नाम रखें। राइस पर्सन ने तो बोला L.N. कोचिंग क्लासेस रख देते। बोले नहीं यार, L.N. को प्रोनाउंस किया, वर्ड बना LN, पहले तो लिख दिया स्पेलिंग बना के ALLEN। बोले कोचिंग नहीं, कैरियर। जो तमाम बातें एक बड़े कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ी रहती हैं, जब माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं तो उनमें एक बड़ा पक्ष होता है, वहाँ किस तरह मेरे बच्चे रहेंगे। एक बड़ी फीस जुड़ी होती है, जो जाहिर सी बात है कोचिंग संस्थान के भी तर्क होते हैं कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें वो फीस लेनी होती है, लेनी भी चाहिए। उस फीस को, बच्चों के रहने को, बच्चों के आगे बढ़ने को, इन सब चीज़ों को लेकर और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या विज़न आगे रख रहे हैं और अपने इस बड़े नाम के साथ, बड़े काम के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसको कैसे निभाने का प्लान कर रहे हैं? हमारे ओपन सेशन होते हैं बच्चों के लिए, हम अलग से मोटिवेशनल सेशन लेते हैं। उनके कुछ ऐसे नाम होते हैं, एक होता है हौसलों के पंखों से सपनों की उड़ान। बच्चों से कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले बहुत जरूरी है। दूसरा, होंगे कामयाब, खुद का विश्वास भी जरूरी है कि मेरी जीत पक्की है, और जिनको जीत का विश्वास होता है उनकी जीत पक्की होती है। तो फिर ये जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्टिंग गोल के सब्जेक्ट हैं, वहाँ तो आपका अलग ही तरह का एक डूबने का नेचर होना चाहिए, अलग ही तरह का उसमें जुनून होना चाहिए। बस उसको लाने के लिए हम बच्चों को कहते हैं ये मोटिवेशनल सेशन, ये बच्चों के हौसला अफजाई के सेशन, पिक्चर अभी बाकी, इस तरह के मैसेज बच्चों को अंदर से हमेशा एक्टिव रखते हैं, वो उनके मोमेंटों को बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और जब जिम्मेदारी की बात होती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की, और उनके पेरेंट्स जब उनको भेजते हैं तो वित्तीय भी रहती है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी। बच्चों पे फाइनेंशियल बोझ कम पड़े, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, इस जिम्मेदारी को कितना समझते हैं? लेकिन जो बच्चे मान लो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन साधन के अभाव के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, माहौल के अभाव के कारण, घर में एक संयुक्त परिवार उसमें पढ़े कैसे, ऐसे अभाव के कारण, या फिर कह दीजिए पेरेंट्स की जेब अलाउ नहीं करती इस फीस को देने के लिए, उसके कारण, तो वो वाली बात याद रहती है कि इनको भी हमको पूरा सपोर्ट करना है। तो एलन अपने लिए गुदड़ी के लाल ये योजना लेके चलता है, आशा योजना ये लेके चलता है, जिसमें हम बच्चों को लगभग मान के चलिए एक तरह से कभी वित्तीय रूप से उनके पेरेंट्स पे भार ना आए, उनके कमर न टूटे, इस तरह की हल्की फुल्की फीस रखते हैं, ताकि ये भी नहीं लगे कि बिल्कुल मुफ्त की चीज है, क्योंकि फ्री की चीज के अंदर फिर वो गंभीरता नहीं होती। आप स्कॉलरशिप देते हैं? तो स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसी स्कॉलरशिप जो कि आराम से बाद में जो फीस रह जाए उसको पेरेंट्स आराम से हंसी खुशी बिना किसी कोई दबाव तनाव खिंचाव के पहन और सकते उस हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बच्चों के मार्क्स रहते हैं या परिवार नहीं, की उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति स्थिति? देखते हैं कि फादर क्या कर रहे हैं, घर में कौन है, क्या जिम्मेदारी है, परिवार में कोई कमाने का और कोई सोर्स है कि नहीं, ये सब देखते हुए बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। 8 मई को कोटा में 22 साल के एक छात्र ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 11 मई को 15 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 12 मई को 17 साल के स्टूडेंट का सुसाइड। 24 मई को 16 साल के बच्चे का फांसी लगाकर सुसाइड। और 27 मई को नीट की तैयारी कर रही 17 साल की बच्ची का सुसाइड। कोटा में क्या गलत हो रहा है इस साल? जैसे जैसे परीक्षाओं के नतीजे आ रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। आप इतने बड़ा एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, आपको डर लगता है ये सब पढ़कर? पढ़कर सुनकर रूह कांप जाती है। दुर्भाग्यवश बच्चे ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें मैं अगर कारण सोचूं तो एक तो पीयर ग्रुप का प्रेशर, दूसरा बच्चों का हार्मोनल चेंजेस, तीसरा बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको फ्रीडम भी मिलता है, बाहर के कई तरह के अट्रैक्शन होते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन उससे भी और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ पेरेंट्स बच्चों पर इस तरह की लाइनें बोल देते हैं, तुम्हारे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
अपना पेट काट के, अपनी हर तरह के सुख का त्याग करके, सब कुछ हटाकर तुम पर पूरा पैसा लगा दिया है, जीवन की पूरी कमाई पूंजी लगा दी है। अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो हमारे दरवाजे बंद। अब ये पढ़ाई चल रही है, अप डाउन है, एक जीवन का पार्ट है। कभी भी हमारी इसी से स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, उतना डेड हो गया इंसान। आप ही कहता हूँ अप डाउन होते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा जो सबसे ज़्यादा हितैष शुभचिंतक है, सबसे क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, सबसे अच्छा मोटिवेशन अपने पेरेंट्स से होता है। अगर वहाँ इस तरह की बातें आ जाएं तो बच्चा उन बातों को बारी बार जो उसको अंदर कचोटती रहती है, अंदर एक गूंज की तरह घूमती रहती है, तो उसको लगता है उन्हें दरवाजे बंद कर लिए और यहाँ मुझसे हो नहीं रहा, तो वो अपने को ऐसे स्टेप के लिए मजबूर कर लेता है। मेरा एक हल्का सजेशन है, मैंने कई बार देखा है कि इसके अंदर अधिकतर जगह जब जैसे कोटा में बात आई है कि छलांग लगा ली या किसी ने पंखे से फांसी लटका ली ऐसा कुछ, तो पहला तो हम कोशिश करें जितने भी हॉस्टल हैं उसमें हमारे जहाँ पे भी कोई खिड़कियाँ वगैरह इस तरह की हों तो उनमें हमारी बाहर जाली लगी हो, कांच की खिड़की, तो पीछे आगे जाली लगी तो वैसे नहीं कर सके। दूसरा, कमरों में सेलिंग फैन ना हो, वॉल फैन हो, तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। और सबसे ऊपर तो ये है कि हर हॉस्टल में लगातार इस तरह से एक फ्लाइंग स्क्वाड की तरह चेकिंग होनी चाहिए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में जा ही नहीं रहे। हम तो अपने क्लास में जो बच्चे नहीं आते उनकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस पेरेंट्स तक पहुंचती है। बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा उसमें एब्सेंट तो पहुंचती है। अगर लगातार एब्सेंट हो रहा 2 दिन 3 दिन तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा, आपको मालूम है कि नहीं मालूम। तो वो सब बातें हम ये भी करते हैं कि बच्चा जो शुरू में फॉर्म भरता है तो उसमें 3 मोबाइल हम रखते हैं, एक बच्चे का और कहते हैं फादर का, मदर का, ताकि हम हर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। बच्चे का अटेंडेंस भी क्या चल रही है, उसके टेस्ट अपेयर कर रहा नहीं कर रहा तो उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम मेंटर बनाते हैं, हर तरह के मेंटर, जो बच्चे एक सर्टेन से बहुत नीचे डाउन है उनको ऊपर लाने के लिए पढ़ाई के हिसाब से, यार कुछ दिक्कत नहीं, पढ़ लो, गया तुम्हारे खुद के सब्जेक्ट हैं, हिम्मत रखो, बच्चे बने रहो, अभी से रिजल्ट मत सोचो, एफर्ट्स करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो उनको भी धीरे धीरे पढ़ने के हिसाब से वो अंदर से वापस से जोश ठंडा हो जाता है, वो हल्का सा वापस से उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं। ये सब प्रयास तो होते ही हैं। और क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे कोचिंग कोटा में खासकर एक बैच में 200-300 बच्चे रहते हैं, किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा जब मेंटली डाउन फील करता है तो उसके पहले शुरुआती लक्षणों में से यही होता है कि वो क्लास में इरेगुलर होना, कम ध्यान देना पढ़ाई में। तो 200-300 बच्चों के एक बैच में टीचर्स के लिए कितना आसान या मुश्किल होता है, या टीचर इस बात को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी होना, खराब होना तो ये एक सेकेंडरी काम है। पहला है उस बच्चे का सलामत रहना मेंटली और फिजिकली। इस चीज़ को आप कितना इंश्योर आपके टीचर्स कर पाते हैं या आप लोग कर पाते हैं, पहला बात। और दूसरी बात कि जब कोई टीचर आपके साथ नया नया जुड़ता है तो उस टीचर की शैक्षणिक योग्यता, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी संवेदनशीलता, क्या कभी कोई पैरामीटर होती है उनके अपॉइंटमेंट का? हम एलन का एक सिस्टम जो है, जिसमें मैंने आपसे कहा था फीडबैक सिस्टम, जहाँ बच्चा टीचर को नंबर देता है तो हर टीचर को मालूम है कि उसका मिरर क्या है। अगर आप कोई 2-3 सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बता सकें जो आप फीडबैक फॉर्म में बच्चों से भरवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बच्चों आपके करियर के प्रति आपके टीचर का जोश कैसा रहता है, वो क्लास में कैसा जोश रहता है। दूसरा, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो थ्योरी समझ में आती है कि नहीं आती है। तीसरा, अगर आप टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टाल देते हैं, आपको संतुष्ट करते जवाब देते हैं पूरा। चौथा, अगर आप अलग से कुछ टाइम मांगते हैं एक्स्ट्रा तो आपको टाइम देते नहीं देते हैं। अगला, आपका जो भी सिलेबस होता है वो टाइम से ख़त्म होता है कि नहीं होता है। फिर आपका जो पेपर होता है उसकी भी प्रॉब्लम डिस्कस होती है कि नहीं होती है। फिर आपकी टीम पढ़ा रही है तो आपके टीचर का अपने साथी टीचर के साथ कैसा व्यवहार है, उसके भाव कैसे हैं। तो उसके बाद आप अगर कभी भी किसी भी तरह से अपने को क्लास में कुछ भी डल महसूस कर रहे हैं तो टीचर आपको आइडेंटिफाई करते नहीं करते, आपको अलग से पहचानते हैं, अलग से आपको मोटिवेट करते नहीं करते। यानी हर तरह की ऐसी बातें जिसमें बच्चे के ट्रैक में जो बातें संभव हो सकती उसमें एक सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अब आपको आगे क्या लगता है, क्योंकि ये कोई नई समस्या नहीं है, 2022 में 15 या इससे ज़्यादा बच्चों ने कोटा में सुसाइड करा,
दिसंबर 2022 में इसमें दिसंबर के ही 5 बैक टू बैक केस हैं। 2011 के बाद से करीब 150 बच्चे कोटा में सुसाइड कर चुके हैं, और इस साल एक बार फिर जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वैसे वैसे सुसाइड की खबरें भी लगातार आनी शुरू हो रही हैं। इतना बड़ा कोचिंग संस्थान तमाम लोग कोटा में चलाते हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, तमाम लोग चलाते हैं, जो इस स्थिति में हैं कि वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं बदलाव लाने, और कर रहे हैं तो उसके नतीजे 1 दशक सवा दशक में क्यों नहीं दिख रहे हैं, कब दिखेंगे? हमने सबसे पहले ये बच्चों तो से बच्चों के लिए 4-5 प्रोग्राम चला देना, ये आप लोग कर रहे हैं, जो कि उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक के अगर नंबर्स देखें तो उसका असर पड़ता दिख नहीं रहा है। आगे क्या योजना है? आप इस स्थिति में हैं कि कुछ बदलाव ला सकते हैं, कैसे बचाएंगे बच्चों को? देखिए, 8 घंटे कोचिंग में होता है बच्चा, 16 घंटे कोचिंग के बाहर स्पेशली अपने हॉस्टल पीजी में होता है। तो हमने हॉस्टल वालों का भी बिल्कुल अच्छे से ब्रेन वॉश करने के लिए कि वो भी आपके लिए एक ऐसा अतिथि जिसका आपको पूरा ध्यान रख रहा है, तो वहाँ पे भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा अपने को बिल्कुल अंदर से हल्का कर ले, खूब हंसे, खुलकर हंसे, कुछ ऐसी बच्चों के साथ जुड़ाव की एक्टिविटीज़ जिसमें केयरिंग के हिसाब से बच्चा कभी रूम में बैठा हुआ है, नीचे मैस में खाना खाने नहीं आ रहा, तो उससे जाके बात करना, मिलना, हर फ्लोर पे एक बच्चों का इंचार्ज बना के रखना, जो 8-10 रूम फ्लोर पर है उसमें बच्चों को लगातार वॉच करना, कौन से रूम से बच्चा दूसरे बच्चों से नहीं मिलता है, कौन सा बच्चा नीचे मैस में नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिफाई जल्दी हो जाए। कोई बच्चा 1-2 दिन के अंदर जैसे लगता है कि क्लास के हिसाब से भी नहीं जा रहा, नीचे मैस में भी नहीं आ रहा, बच्चों से हिल मिल भी नहीं रहा, बाहर नजर नहीं आ रहा, तो बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर कारण मालूम पड़ता है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, पढ़ाई को एक चैलेंज के रूप में ऐसे लेके चल रहा, अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो करना सीखना यहाँ पर है ताकि फाइनल तक बेस्ट तैयार हो जाऊं, वो बच्चा कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाता। या तो जो ट्रैक से हट गया, भटक गया, और उसके लिए यह हो गया कि अब बाकी अपने पेरेंट्स आँख कैसे मिलाऊंगा, वैसा स्टेप उठा लेता है। या जिस पर कभी पेरेंट्स का प्रेशर में यह आ जाए कि सब कुछ पूंजी तुम पे लगा दी, हमने अपने हर तरह के जो भी थे, किसी मम्मी के गहने बेच दिए, किसान ने तो गिरवी रख दिया, वो सब करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आया तो हमसे बात मत करना, हमसे आंखें मत मिलाना, दरवाजे बंद है। ऐसे बच्चे स्टेप उठाते हैं। आपने हॉस्टल की बात भी छेड़ी, इस बीच की हॉस्टल की क्या भूमिका होती है जहाँ पे बच्चे दिन का एक बड़ा समय बिताते हैं? जब आपको यहाँ आना था, हमारे साथ बात करनी थी, इससे पहले हमने तमाम ऐसे बच्चों से भी बात की जो अलग अलग जगहों पर रहकर कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं अपने होम टाउन से दूर। उनसे हमने जानना चाहा कि आपको अमूमन कोचिंग में रहते हुए, दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करते हुए क्या समस्याएं फेस होती हैं। उनमें जो एक बड़ी समस्या निकल कर आई वो थी हॉस्टल और मेस के खाने की। बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, जब तक कि उसे बेहतर खुराक नहीं मिलेगी तब तक ना तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा ना मानसिक रूप से। मैं खुद भी बाहर रहकर पढ़ा हूँ, मैंने ये रियलाइज करा है कि कई बार हम जब घर में भी दाल बनाते हैं तो वो एक कहावत बन गई है कि उसे जोक में लिया जाने लगा है कि क्या हॉस्टल जैसी दाल बना दी है। तो ये, लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये बैड एग्जाम्पल है। हॉस्टल की ये जो एक परंपरा चली आ रही है, और अब उसको कई लोगों ने तो स्वीकार कर लिया है कि हॉस्टल में वैसा ही खाना मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारा, और कई बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ने आते होंगे वो मेरे ख्याल से 20 साल के भी नहीं होते होंगे, 17-18 साल या शायद उससे भी कम के, उनको अगर बेहतर खाना नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से, और जैसा कि हमने कई केस सुने भी हैं, तमाम वेब सीरीज हॉस्टल लाइफ बनी उसमें देखे भी हैं कि बच्चों को जॉइंटिस हो जा रहा है, बीमारियां हो जा रही हैं, वो घर वापस चले जा रहे हैं, उनका साल खराब हो जा रहा है सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से। इस दिशा में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या कोचिंग संचालकों ने कभी ये प्रयास करा कि वो हॉस्टल के साथ मिलें, बैठें बच्चों की बेहतरी के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनके खुराक के लिए हर तरह से एक पैरामीटर सेट करें? देखिए, कोटा में जो हॉस्टल्स हैं उनकी बनी हुई एसोसिएशंस, हमारी टीम कुछ पैरामीटर्स को खास लेकर इनके हॉस्टल में फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में जाती है, चेक करती है। सबसे पहले चेक करती जहाँ पे फूड प्रोविज़न के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, उनको चेक करती वो कहाँ रखे हुए हैं, वहाँ सफाई है कि नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है। सब्जी आ रही है तो सब्जी कैसे आ रही, ताज़ी आ रही कि लास्ट टाइम शाम की बासी सब्जी आ रही है। उनको चेक करने के बाद
कोई भी चीज पुरानी बनी हुई तो नहीं परोस रहे हैं, 2 दिन पुरानी रख दी, फ्रिज में रखी हुई दाल रख दी, ऐसा रख दिया, ये सब चेक कर रहे हैं। और इसमें बता के नहीं जाते, फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में जाते हैं। तो ये तो हमारे फूड क्वालिटी को चेक करना हो गया। ऐसे पानी है, कहीं पर भी मान लीजिए पानी की क्वालिटी क्या है उसको भी चेक करते हैं। हमारा जो एक एलएन के हिसाब से एलएन ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, उसका काम ही ये है कि कहीं पर भी ये पैरामीटर्स में वो हॉस्टल फेल हो जाए उसको ब्लैक लिस्टेड कर दो। एलन ऐसे हॉस्टल के लिए बच्चों को साफ कहता है कि आपको इस हॉस्टल में नहीं जाना है, वहां नहीं रहना है। कोई बच्चा फिर भी जानबूझ के जाए तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी। हमारी मेन जिम्मेदारी तुम्हारी पढ़ाई की, एकेडमिक्स की है। हॉस्टल तुम्हारे सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए हम तुमको लिस्ट देते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ये हॉस्टल खराब है, ब्लैक लिस्टेड है। किसी की मानसिकता आ जाए कि हॉस्टल एक बिजनेस है। तो एक जो बड़ी समस्या कोटा की है जिस पर बहुत ही कम बात होती है, और मुझे लगता है जहाँ भी एक बड़ा यूथ जमा होगा वहाँ वो समस्या को और ज़्यादा बेचा जाता है, वो है नशे की समस्या कोटा में। कोटा के जो एसपी हैं जो अब वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, केसर सिंह, उनका दिसंबर 2022 का बयान है कि नवंबर में यानी नवंबर 2022 में 20 किलो से ज़्यादा गांजा पकड़ा गया था कोटा में। और तमाम ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, तमाम मीडिया संस्थानों ने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की पड़ताल भी की कि कोटा में नशे की समस्या किस तरह से बढ़ रही है। अलग अलग कोड वर्ड से वहाँ पर नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, हॉस्टल के नीचे, सब्जी की दुकान पर, मतलब बेहद सुलभ तरीके से ये सब चल रहा है। और इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पर और जो कोटा से तमाम बुरी खबरें आ रही हैं उससे भी रिलेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो इस पर क्या आपने कभी अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? जब मैं आप कह के संबोधन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको या एक संस्थान को नहीं कह रहा हूं, मैं कोटा का जो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको संबोधित कर रहा हूं। देखिए इसमें मेन बात क्या है, ये जो एग्जाम्स हैं इसमें टफेस्ट एग्जाम क्यों लगते हैं? रिजल्ट 1% होता है। जैसे मान लीजिए 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम 7 मई को दिया, अच्छे मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको 21,000 रैंक तक जो बच्चे होंगे मिल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? 1%। आपके लगभग 10 लाख बच्चों ने मान लीजिए सपोज जेईई मेंस का एग्जाम दिया, दोनों अलग जनवरी राउंड अप्रैल राउंड मिलाकर, उसमें से फाइनली 2.25 लाख 2.5 लाख बच्चे अपन छाड़ते हैं एडवांस के लिए, उसका रिजल्ट फाइनली 10,000 रैंक तक अच्छा रहता है। तो 10 लाख से फाइनल 10,000 हुआ, ये भी क्या हुआ? 1% हुआ। कई बच्चे ऐसे बाहर से आते हैं जिनके लिए बोल दिया अगर सफल हो क्या हो तो लौटना वरना मत लौटना। ऐसे बच्चे कोटा में रहना चालू कर देते हैं और उनका काम क्या होता है, कमाने का तरीका क्या हो, वो गलत लोगों से संपर्क करके इस तरह की जो आपने बातें बोली हैं उन तरह के धंधे को चालू कर देते हैं। और उसके अंदर बच्चों को जो एक कमसिन उम्र के टीनेज के हैं उनको जो कि हल्का सा ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हल्का सा डाइवर्ट हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, उनको उसकी कुछ आदत लगाकर ऐसे नशे में फंसा देते हैं। ये थे आज के हमारे किरदार ब्रजेश माहेश्वरी। अगली बार किसी और किरदार के साथ फिर से आएंगे। धन्यवाद।